नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंदास पढ़ाई में। तो आज हम बात करेंगे सोशल हायरार्कीज़ के बारे में कि रोमन एम्पायर में जो सोसाइटी का डिवीज़न था वो कैसे था। पैसे के मामले में ले लीजिए, पावर के मामले में ले लीजिए या फिर सोशली ले लीजिए, तो हर एक कॉन्टेक्स्ट पे हम देखेंगे कि रोमन एम्पायर में सोसाइटी का डिवीज़न कैसे हो था। तो सीनेटर्स जो थे, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि सीनेटर्स जो थे वो सबसे पावरफुल सेक्शन था सोसाइटी का, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। इनके पास पैसा बहुत था, इनके पास ज़मीन बहुत थी, इनके पास पावर थी, तो हर एक तरीके से ये सबसे ऊपर थे। इनके जो घर थे वो एक छोटी सी सिटी आप मान लीजिए कि उतने बड़े बड़े आप सोचिए हुआ करते थे कि उसमें हर एक साधन था जीवन यापन करने का। जैसे कि अगर बाथटब चाहिए तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स थे, फाउंटेन्स थे, या फिर हम बात करें तो हर एक तरीके की जो सुख सुविधाएं की चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे मौजूद थी। कहाँ पे? सीनेटर्स के घरों में। तो ये लोग जो थे अलग ही ठाट बाट का जीवन जीते थे और इनकी जो ज़िंदगी थी वो बिल्कुल अलग थी आम लोगों से। लेकिन इनकी जो संख्या थी वो बहुत कम थी। ये केवल 1000 सीनेटर्स बचे थे थर्ड सेंचुरी में। 1000 सीनेटर्स सोचिए, जिसमें से अभी भी जो आधे लोग थे वो इटली से आ रहे थे। मतलब आधे जो सीनेटर्स थे वो इटली से आ रहे थे। सीनेटर्स का जो जन्म कहते हैं ना हम, तो सीनेटर्स का जन्म जो है वो मेनली इटली से ही हुआ है, क्योंकि पूरा रोमन एम्पायर का जो एक कह सकते हैं हम ब्रेन जो है वो इटली था, जहाँ से सब कुछ कंट्रोल किया जाता था। तो ये जितने भी सीनेटर्स थे वो इटली से ही आए थे शुरुआत में। लेकिन थर्ड सेंचुरी में क्या हो रहा था कि इटली की पावर धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि बाकी जगहों की पावर ज़्यादा होती रही। जैसे कि हमने पढ़ा था स्पेन की पावर ज़्यादा अपग्रेड हो रही थी, तो इसलिए इटली का जो कंट्रोल था वो कम होता जा रहा था पूरे रोमन एम्पायर से। इसीलिए क्योंकि सीनेटर्स जो थे वो इटली से ही बिलोंग करते थे, तो सीनेटर्स की पावर भी कम होती जा रही थी और सीनेटर्स की संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इसलिए थर्ड सेंचुरी में केवल 1000 सीनेटर्स बचे। और उस टाइम पे इक्विटस एक नया ग्रुप उभर रहा था। इक्विटस हम कह सकते हैं बड़े बड़े ट्रेडर्स या बड़े बड़े लैंड ओनर्स, तो जिनके पास बहुत भारी मात्रा में ज़मीन हुआ करती थी। तो ये जो थे वो नाइट्स भी कहलाते थे। और नोबल ये जो थे ना सीनेटर्स, उनके नीचे यही नाइट्स ही आया करते थे। लेकिन थर्ड सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि सीनेटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई, जिसके कारण क्या हुआ कि सीनेटर्स ने इक्विटस को, या फिर हम कह सकते हैं नाइट्स को, अपने में मिला लिया। मतलब एरिस्टोक्रेटिक जो क्लास थी, मतलब सबसे ज़्यादा वेल्दी जो क्लास थी, वो बहुत कम ही रह गई थी अब। इसीलिए सेनेटर्स ने क्या किया, इक्विटस को बोला कि आप भी हम में मिल जाओ और हम एरिस्टोक्रेटिक क्लास हो जाएंगे। मतलब सबसे वेल्दी क्लास की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी और इससे हमारी पावर भी बढ़ेगी धीरे धीरे। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा होने के बाद, थर्ड सेंचुरी के बाद, इनकी वेल्थ तो बहुत ज़्यादा बढ़ी, मतलब इनके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन इनकी जो पावर थी, मेन जो इनकी पावर थी आर्मी के ऊपर या फिर और भी चीज़ों के ऊपर, वो कम होती गई। क्योंकि किंग जो थे उसके बाद, थर्ड सेंचुरी के बाद जो भी किंग बने, उन्होंने क्या किया कि आर्मी ऑफिशियल्स को ज़्यादा पावर दे दी एज़ कम्पेयर टू सेनेटर्स, क्योंकि आर्मी का ही पूरा खेल था थर्ड सेंचुरी के बाद। तो ये हमने पढ़ा सबसे अपर क्लास के बारे में। तो अब पढ़ते हैं मिडिल क्लास के बारे में। तो मिडिल क्लास में आते थे कोर्ट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, मतलब राजा का जो दरबार होता है उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो मिडिल क्लास में आते थे। और आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं जो थोड़े नीचे पोस्ट पे हैं या फिर मिडिल क्लास की पोस्ट पे हैं, वो लोग भी मिडिल क्लास में आते थे। और सीनेटर्स के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, सीनेटर्स जो होते थे वो भी तो एक राजा के समान हैं, तो उनके जितने भी ऑफिशियल्स होते थे वो भी मिडिल क्लास में आते थे। और जो नए जो ग्रुप उभर के आ रहा था और जो जुड़ रहा था मिडिल क्लास में, वो था व्यापारियों का ग्रुप, मर्चेंट्स का ग्रुप। तो मर्चेंट्स की जो पावर थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, तो वो मिडिल क्लास में इंक्लूड होते थे। और कौन होता था मिडिल क्लास में इंक्लूड? और होते थे किसान। जो किसान अच्छे खासे ज़मीन वाले हैं, मतलब जिनके पास अच्छी खासी मात्रा में ज़मीन है, वो आते थे मिडिल क्लास में। ये जो मिडिल क्लास था
वो पूरा किंग के ऊपर या फिर सेनेटर्स जो थे उनके ऊपर डिपेंडेंट था। क्योंकि आपने देखा इसमें किंग के ऑफिशियल्स आते थे या फिर सेनेटर्स के ऑफिशियल्स आते थे या फिर जो राज दरबार होता है उसमें काम करने वाले आते थे और मर्चेंट्स आते थे। तो मर्चेंट्स का भी पूरा जो साइकिल है उनके जो बिजनेस का, वो तभी एक्सपांड कर पाएंगे अपने बिजनेस को जब राजा उनकी हेल्प करेगा। और फार्मर्स को भी का भी ऐसा ही था। तो ये जो पूरा डिपेंडेंट था किसके ऊपर, सेनेटर्स के ऊपर या फिर जो किंग होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट थे पूरे मिडिल क्लास जो था। और इनके पास भी अच्छे खासे मात्रा में जो वेल्थ होती है वो थी, पर एज़ कम्पेयर टू सेनेटर्स एंड इक्विटर्स ये थोड़े से उससे नीचे थे, इसीलिए इनको मिडिल क्लास में इंक्लूड किया जाता है। अब पढ़ते हैं लोअर क्लास के बारे में। तो लोअर क्लास में जो था वो वर्कर्स आते थे, मतलब जितने भी फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर फील्ड्स में जो वर्कर काम कर रहे हैं या फिर जो माइनिंग में थे, माइनिंग में जो वर्कर्स लगते थे और जो इंडस्ट्रियल वर्क होता है उसमें भी जो वर्कर्स लगते थे। तो ये जो पूरा वर्कर्स का जो पूरा सेक्शन था वो लोअर क्लास में आता था। और कुछ ऐसे भी थे जो अपना काम करते थे, जैसे अपना बिजनेस करते थे, पर स्मॉल स्केल बिजनेस था उनका, इसीलिए वो लोअर क्लास में आते थे। पर उनकी जो हालत थी वो वर्कर्स के कंपैरिजन में अच्छी थी। तो इसमें कौन आते थे, इसमें वो लोग आते थे जिनका अपना बिजनेस है। जैसे कि आप ले लीजिए एग्जांपल के लिए जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रोड पे सामान बेचने वाले होते हैं, उनकी वो इस क्लास में आते थे। या फिर औजार बनाने वाले। तो ऐसे ऐसे लोग जो थे जिनका अपना बिजनेस है, उनकी हालत एज़ कम्पेयर टू वर्कर्स अच्छी थी। और लोअर क्लास में जो सबसे लोअर स्थिति पे थे वो थे स्लेव्स। जो गुलाम हैं उनकी हालत सबसे ख़राब थी रोमन एम्पायर में, जैसे कि आपको पता ही है। तो वो सबसे नीचे आते थे, लोअर क्लास में भी सबसे नीचे। तो ये हमने पढ़े 3 ग्रुप सोसाइटी के, उस टाइम के रोमन एम्पायर के समय के। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप था सेनेटर्स का, उनमें सेनेटर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में कमाते थे पैसे। उस समय के एक सेनेटर ने अपनी बुक में लिखा है कि रोम सिटी का, मतलब रोम जो जगह है इटली में, उस सिटी का एक सेनेटर जो है वो 4000 एलबीएस कमाता था। एलबीएस जो है वो उस समय की करेंसी का नाम था, जो गोल्ड करेंसी थी। मतलब उस समय में गोल्ड का यूज़ किया जाता था मॉनेटरी सिस्टम में, मतलब मनी के फॉर्म में गोल्ड को चलाया जाता था, गोल्ड के कॉइन्स होते थे। तो ये 4000 कॉइन्स कमाते थे गोल्ड के एक साल में एक सेनेटर। इसमें उनकी जो ज़मीन है उसमें जो खेती बाड़ी इन सब से जो चीज़ें आती है या फिर जो प्रोड्यूस करते हैं उसकी इनकम नहीं इंक्लूड की गई है। सोचिए कितना कमाते होंगे वो। तो यही कारण था इनइक्वालिटी का रोमन सोसाइटी में, कि कुछ वर्ग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कमाते थे और कुछ वर्ग बहुत कम कमाते थे। इसलिए सोशल, इकोनॉमिकल और हर एक तरीके की इनइक्वालिटी थी। तो ये जो 3rd सेंचुरी था उससे पहले रोमन एम्पायर में सिल्वर की जो करेंसी है उसका यूज़ किया जाता था। सिल्वर की कॉइन्स हुआ करते थे और सब कुछ, मतलब जो मॉनेटरी सिस्टम था वो सिल्वर से किया जाता था पूरा। लेकिन क्या हुआ कि स्पेनिश जो माइंस थी उन्होंने सिल्वर उपजाना बंद कर दिया, मतलब सिल्वर वहाँ से निकलना बंद हो गया, जिसके कारण सिल्वर की जो थी वो कमी आ गई। इसीलिए 3rd सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि सिल्वर की करेंसी का यूज़ नहीं करके इन्होंने गोल्ड की करेंसी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मतलब सिल्वर को हटा दिया और गोल्ड को अपना लिया करेंसी के फॉर्म में। अब 3rd सेंचुरी के बाद गोल्ड के कॉइन्स का यूज़ करते थे रोमन एम्पायर में, और सब कुछ जो मॉनेटरी सिस्टम था वो गोल्ड का था। तो 3rd सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि ये जो सेनेटर्स हैं या फिर जो भी ऑफिशियल्स हैं जो राजा की एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में हेल्प करते हैं, जिनको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, तो वो जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लग गए। मतलब पहले से भी और ज़्यादा पैसा कमाने लग गए। क्यों? क्योंकि करेंसी अब गोल्ड की हो चुकी थी। और ये लोग जो अपना ज़्यादातर पैसा कहाँ खर्च करते थे, लैंड को ख़रीदने में और स्लेव्स को ख़रीदने में। स्लेव्स और लैंड से ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे, जिससे इनकी इनकम बहुत ज़्यादा रेज हो रही थी। और ये लोग करप्शन के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा कमाते थे। क्योंकि आप देखिए राजा और
प्रजा के बीच में कितने लोग हैं, सेनेटर्स हैं, फिर सेनेटर्स के ऑफिशियल्स हैं। तो वो जो पैसा का जो टैक्स लेने का काम है, या फिर जो राजा के द्वारा लोगों में पैसा पहुंचाया जा रहा है, तो इन दोनों प्रोसेसेस में कितने लोग बीच में आ रहे हैं आप देखिए। तो ये लोग जो हैं अपना अपना मार्जिन काट लेते होंगे पक्का, क्योंकि इतने लोग बीच में अगर आ रहे हैं राजा और प्रजा के बीच में, तो वो पक्का कुछ ना कुछ करप्शन करते होंगे। तो ये लोग करप्शन से भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाते थे। और इसी से हमें पता चलता है कि रोमन एम्पायर के समय में करप्शन भी बहुत था, चाहे वो आर्मी में भी क्यों ना ले लिया जाए। आर्मी में भी बहुत ज़्यादा करप्शन था। मान लीजिए राजा ने आर्मी में बांटने के लिए पैसे दिए 1000 गोल्ड कॉइन, पर जो ऑफिशियल है जो बांटेगा उसने केवल आर्मी में पहुंचाए 500 गोल्ड कॉइन। तो वो 500 जो उसने रख लिए, तो वो करप्शन ही है ना। तो करप्शन रोमन एम्पायर के समय में बहुत था। और जैसे कि हम सेनेटर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो ज़बरन पैसे वसूलते थे लोगों से। और ये जो इक्विटस थे वो भी ज़बरन पैसे वसूलते थे लोगों से टैक्स के फॉर्म में। तो ये करप्शन का जो पूरा खेल था वो बहुत था। तो हमें कैसे पता चलता है कि करप्शन होगा उस समय में? तो उस समय के जो लोग हैं, उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, उन बुक्स से हमें पता चलता है कि करप्शन बहुत था उस समय में, क्योंकि उन लोगों ने बहुत कुछ लिखा है करप्शन के बारे में। और उस समय में जो लॉज बनाए गए करप्शन से को लेकर राजा के द्वारा, तो इन सब नियमों से हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा करप्शन था रोमन एम्पायर में। और 3rd सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि राजा की जो पावर होती है ना, उसमें कमी आ गई। क्यों कमी आ गई? क्योंकि राजा बहुत सारे युद्ध हार चुका था ईरान के लोगों से। तो बहुत ज़्यादा टेरिटरी जो है रोमन एम्पायर को गंवानी पड़ गई थी 3rd सेंचुरी में। तो उसके बाद लोगों ने ना राजा की इज्जत करना भी कम कर दिया, और लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि लोग प्रोटेस्ट करने लग गए, मतलब राजा के खिलाफ आवाज़ उठाने लग गए, राजा के खिलाफ। तो ये जो आवाज़ उठाने लग गए ना, तो उसके कारण राजा के ऊपर दबाव पड़ गया, और लोगों ने अपनी मनमानी करके क्या करवा लिया कि राजा से ऐसे बहुत सारे नियम बनवा लिए जिससे राजा की पावर पे रोक लग गई थोड़ी सी, और लोगों को थोड़ी बहुत जो फ्रीडम होती है वो मिल गई, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। अब लोग जो हैं वो इतनी हिम्मत आ गई थी लोगों के अंदर कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे राजा के खिलाफ, और आवाज़ उठा रहे थे राजा के खिलाफ। क्योंकि 3rd सेंचुरी से पहले बहुत ही पावरफुल राजा थे रोमन एम्पायर के, और उनके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे लेट एंटिक्विटी के बारे में। और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।